चलो सुनो, पहले सबसे पहले एक चीज ये समझ लो कि जो दूरियों का मापन होता है, दूरियों का मापन वो हम किस तरीके से करते हैं। वैसे अगर मान लो हम किसी एक लेंस की बात करें तो ये एक आपका उत्तल लेंस होगा, ठीक है, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब अगर मान लो ये इसका मध्य बिंदु है लेंस का, ठीक है, लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ये कहलाती है एक्स अक्ष, ठीक। जो दूरियों का मापन करना है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष अर्थात कि निर्देशांक के सापेक्ष हमें मापन करना है। जो इसके मूल बिंदु से एक रेखा जा रही है वो आपकी एक्स अक्ष है और यही एक्स अक्ष जो होगी इसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ये दर्पण के लिए भी होती है, लेंस के लिए भी होती है। अब लेंस के मुख्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु और मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है आपकी, और इसके लंबवत अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये आपकी वाई अक्ष हो गई। आपको मिल गया निर्देशांक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इतना पता है कि एक्स अक्ष की धन दिशा राइट हैंड साइड कहलाती, एक्स अक्ष की ऋण दिशा लेफ्ट हैंड साइड कहलाती, और ये वाई अक्ष की धन दिशा ऊपर और वाई अक्ष की ऋण दिशा नीचे। तो अगर हम एक्स अक्ष की धन दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, वाई अक्ष की धन दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में जाएंगे तो वो दूरी नेगेटिव होगी, वाई अक्ष की ऋण दिशा में जाएंगे तो वो दूरी भी नेगेटिव होगी। तो ये चीज तो हमें ये पता चली कि दूरियों का मापन हम कैसे करेंगे, कहाँ धनात्मक होगा और कहाँ ऋणात्मक होगा। यानी लेंस के या पृष्ठ के या दर्पण के जब राइट में दूरियों का मापन करते हैं तो धनात्मक, लेफ्ट में मापन करते हैं तो ऋणात्मक, अपर धनात्मक और लोअर भी ऋणात्मक, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, लेकिन किसके लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए तो सूत्र का निगमन करना है, लेकिन अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन करना, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बनाए तो ये अवतल है, इस तरीके से बनाए तो ये उत्तल है। मतलब दबा हुआ भाग जो अपना रहेगा वस्तु के पक्ष में, जिस तरह वस्तु रखी जाती है उस पक्ष में दबा हुआ भाग होगा तो वो अवतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। और अगर जिस पक्ष में हमें वस्तु रखना है उस पक्ष के सामने अगर उभरा हुआ भाग होगा तो वो अवतल पृष्ठ होगा, सॉरी उत्तल पृष्ठ होगा। अब अगर हमें यहाँ पर पढ़ना है अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन, तो देखो जरा समझते हैं कि अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है, ठीक है। अब डायग्राम को समझना है आप लोगों को फेस टू फेस, तभी आप लोग क्लियर तरीके से बना पाओगे। मान लो कि ये एक अवतल पृष्ठ है जिसका नाम आपका क्या हो गया, एस हो गया, एस डैश हो गया, पी हो गया, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये नाम हो गया इसका पी। एक ही चीज समझते जाना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई वस्तु रख देना। वस्तु रखने से पहले ये किसी न किसी गोले का तो भाग होगा, और जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ कहीं मान लिया हमने कि ये इसका वक्रता केंद्र है, तो फिर ये हो गया आपका क्या, सी। अब हमने एक वस्तु रखी इसके मुख्य अक्ष पर, ये पूरी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक वस्तु रखी, तो वस्तु से चलेगा प्रकाश और जाएगा अवतल पृष्ठ पर। अवतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर प्रकाश गया, ये प्रकाश की किरण आई, और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मान लिया है ए बिंदु, ए बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो गई। अभी हमने क्या देखना था, यहाँ पर इस एरिया में ये जो अवतल पृष्ठ है एस पी एस डैश, इसके लेफ्ट सिरे में पूरा विरल माध्यम है, और ये पूरा आपका कौन सा माध्यम है, ये पूरा अगर हम देखें इस तरीके से तो ये आपका पूरा सघन माध्यम, यानी इसका अपवर्तनांक वो कुछ भी हो, पानी हो, कांच हो, जल हो, ओस हो, कुछ भी हो, हमें मानना है सघन माध्यम। और इस तरफ का जो माध्यम है वो आपका विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है, ये आपका सघन माध्यम हो गया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि सघन माध्यम विरल माध्यम को अलग कर दिया एस पी एस डैश ने,
अवतल पृष्ठ ने, यहाँ पर रखी हमने वस्तु, वस्तु चली और पृष्ठ पर टकराई, और टकराने के बाद ए बिंदु पर पहुंची। जब ए बिंदु पर पहुंचेगी तो एक चीज याद रखिएगा, वो ये चीज याद रखना है आप लोगों को कि जो अभिलंब होगा वो हमेशा और हमेशा वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। तो अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और पास कर ले सी को ताकि दिक्कत ना पड़े। तो हमने ये देखा कि ये इसका अभिलंब है, ठीक है। CAN मान लो यहाँ पर N बिंदु हो गया, ठीक है। तो CAN क्या, लंब तो सीधे जाता है। लंब का मतलब अब ये थोड़ी ना है आपका कि ऐसी रेखा खींच दो तो लंब होगा। अगर मान लो ऐसी रेखा है तब भी तो ये लंब है। 90 अंश का मतलब होता, लंब का मतलब सीधी रेखा नहीं होता, ठीक है। समझो बात को। तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या चीज कहाँ बन गई, ये 90 अंश। यहाँ से ये लंब जो डला हुआ है, अब आप यहाँ से देखेंगे इसके साथ में ये जो रेखा आपकी OAI, समझना बात को। अगर ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, ये अभिलंब का मतलब आपका बेटा ये हो गया, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम पे आप कहीं पे भी कोई रेखा खींचोगे तो वो उसके लंबवत ही कहलाएगी। कोई भी रेखा आप खींचोगे तो वो उसके लंबवत कहलाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या शर्त दे दी, सिर्फ इतनी कि जहाँ वक्रता केंद्र होगा लंब वहां से डलेगा। इस पर हम कहाँ से डालेंगे, इसके केंद्र से। इसका केंद्र मतलब पृष्ठ का केंद्र क्या है, सी है। तो अब CI से तो हम उसके पृष्ठ को मिलाएंगे। अब C से अगर हमने उसके पृष्ठ को मिलाया तो वो लंब कहलाएगा। जरूरी नहीं है, थोड़ा सा और अगर अपन ऐसा शेप करके बनाते तो ये ऐसे आ जाता, तो ये आपका पूरा क्या हो जाता, लंब हो जाता। मतलब शेप बनाने में अपन इसको समझने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने क्या देखा, अब अपन ने ये देखा कि ये लंब हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो साहब ये कुछ अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर चली गई, अभिलंब की ओर चली गई। मान लीजिए कि ये B बिंदु हो गया। अगर ये B बिंदु हो गया तो अब हमने अपवर्तित किरण AB प्राप्त की, और एक अपवर्तित किरण मान लिया हमने कि ये P प्राप्त की, कौन सी, OP प्राप्त की। कैसे प्राप्त की, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पहले वाले चैप्टर में अभी पढ़ा अपन लोगों ने, तो ये सीधे निकल गई। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो पीछे की तरफ बढ़ाने से देखें कटान बिंदु कहाँ मिलता है। अगर हम इसकी सीध में आएंगे तो एक ऐसी तो आएगा, ये इसके डायरेक्शन में देखेंगे, ये पीछे बढ़ा, इसके डायरेक्शन में ये पीछे बढ़ा, यहाँ पे एक कटान बिंदु मिल गया जिसे अपन ने क्या दिया, I। और अब O का आभासी प्रतिबिंब I पर बन गया, O का आभासी प्रतिबिंब I पर बन गया। मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के सापेक्ष ये अल्फा कोण बना रहा हो, ये बीटा कोण बना रहा हो और ये गामा कोण बना रहा हो। अब एक चीज और समझो, वो ये समझना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण होता है, मतलब कि ये I कोण कहलाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये आपतित किरण थी और ये अभिलंब था, और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये कोण आपका कौन सा हो जाएगा, ये कोण आपका R हो जाएगा, ये R कोण हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए हमने यहाँ से इस पर एक लंब डाला तो ये आपका हो गया H ऊंचाई का लंब हो गया। मान लो कि ये AM एक लंब डाल दिया, ठीक है। ये डायग्राम आपका क्रिएट हो गया। अब हम अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन कैसे करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये कि अल्फा बीटा गामा हमें ये AB के रूप में अपवर्तित किरण प्राप्त हुई है, OA के रूप में हमें आपतित किरण प्राप्त हुई है, CAN के रूप में हमें अभिलंब प्राप्त हुआ है। तीनों मुख्य अक्ष के सापेक्ष अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं। इसका लंब मान लिया है कि आपका AM है और उसकी ऊंचाई मान लिया है कि H है, और ये भी मान लिया है कि ये इसकी त्रिज्या ये एक बहुत छोटा सा भाग है, इसी गोले का बहुत छोटा सा भाग है। तो लगभग ये जो M है ना ये P के बराबर है, मतलब इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। मतलब बहुत बड़ा भाग होगा तो फिर ये कैसा बनता, लगभग ऐसा बनता। समझाने के लिए अपन ने ज्यादा गोल बना दिया इसको, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझो, एक प्रमेय आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी
और वो प्रमेय ये कहती है कि एक त्रिभुज, ये 3 कोण है, ठीक है, तो 3 कोण में ये कोण कैसा है, बहिष कोण है, और जब ये बहिष कोण है तो बहिष कोण अंदर के 2 सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है आपके पास में OCA, गौर से समझना, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में, समझे। OAC जो है आपके पास में OAC, इसके बाहर बना गामा बना और अंदर बना एक अल्फा बना और एक आई बना, तो बराबर अल्फा धन आई, तो आई बराबर क्या आई, गामा माइनस अल्फा। एक त्रिभुज और मिला आपके पास में, त्रिभुज त्रिभुज IAC में, ऐसे देखें IAC, फिर से बहिष कोण गामा और अंदर का कोण समझो आप क्या, बीटा प्लस, बिल्कुल नहीं समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब पूछो कैसे नहीं समझ में आई, भाई साहब ये बीटा था, चलो ये तो मान लिया हमने कि ये बीटा था, और ये तो पूरा आई है और चाहिए कितना है, इतना चाहिए, कितना, आधा नहीं, इतना, आधी गारंटी नहीं है कि आधा है कि नहीं है, लेकिन इतना कितना है, इतना है, ये रेखा थी और ये रेखा थी, ये डॉट वाली रेखा थी और ये निकल गई थी AB, और इन दोनों के बीच R कोण बना था, तो ये भी कोण कितना होगा, R होगा, क्योंकि ये कहलाते हैं एकांतर कोण या सम्मुख कोण से कहते हैं, सम्मुख कोण। ये R, तो अंदर वाला भी क्या होगा, R, तो यहाँ पर आपका कितना निकल करके आया, ये निकल करके आया R को हम ऐसे बना दे रहे हैं क्योंकि गामा और R में दिक्कत ना पड़े, तो R बराबर कितना आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन R बराबर पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तन, यानी कि N2 बटे N1 हो गया। अब साइन आई अपॉन साइन R बराबर N2 बटे N1। अभी हमने ये मान लेना है क्या कि I और R कोण बहुत छोटे हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो फिर हम इन्हें रेडियन में नापे। रेडियन में नापने का मतलब सीधा सा ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं रखेंगे, केवल कोण का मान रखेंगे। तो फिर ये कितना हो जाएगा, यदि I और R बहुत छोटे हो, अगर बहुत छोटे हैं तो हमने इनको कितना ले लिया, I बटे R बराबर N2 बटे N1, तो आपका कितना निकल के आ गया, I N1 बराबर R N2, I N1 बराबर R N2, इतना निकल के आ गया। अब हम पहले से I का मान और R का मान निकाल चुके थे, हम रख देते हैं। I का मान आपके पास में था गामा माइनस अल्फा इंटू N1। R का मान आपके पास में था गामा माइनस बीटा इंटू N2। तो अंदर अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो गामा N1 माइनस अल्फा N1 बराबर गामा N2 माइनस बीटा N2। ये हो गया आपके पास में। गामा वाले पक्ष से दो पद हैं, तो इन्हें एक पक्ष में कर देते हैं। तो इसको इस पक्ष में लेकर के आएंगे, इसको एक पक्ष में, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा N2 माइनस अल्फा N1 बराबर गामा N2 माइनस गामा N1। गामा आपके पास में कॉमन है, तो N2 माइनस N1। यहाँ तक बात क्लियर। बीटा N2 माइनस अल्फा N1 बराबर गामा N2 माइनस N1, यहाँ तक तो बात क्लियर। इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। हमने क्या करा, I निकाला, R निकाला, स्नेल का नियम लगाया, एक इक्वेशन बना करके छोड़ दी। अब हमें 3 त्रिभुज और नजर आते हैं। 3 त्रिभुज कौन कौन से नजर आते हैं, एक त्रिभुज और वो भी समकोण नजर आते हैं। समकोण त्रिभुज CAM नजर आ रहा है, CAM। और चूंकि हम M को मान के चल रहे हैं P के बराबर, ये बहुत नजदीक है। अच्छा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर कोण क्या था, गामा, तो tan गामा, और कोण बहुत छोटा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमको लेना नहीं है, तो गामा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब है आपके पास में H, आधार है CM, और M को हमें लेना नहीं है, तो आधार है CP। और CP का मतलब क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र
ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस पक्ष में जो दूरियां नापते हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो आ गया माइनस का आर। गामा बराबर निकल के आ गया। एक त्रिभुज नजर आ रहा है आपके पास में IAC, ये भी समकोण त्रिभुज है। IAM, तो यहाँ पर tan बीटा काम कर रहा है, और tan बीटा का मतलब केवल बीटा, और बीटा बराबर लंब बटे आधार, h बटे आधार, आधार का मतलब क्या P से लेके I तक, चूंकि होना चाहिए I से लेके M तक, लेकिन M का अपन को लेना नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू हो गई वहां पे, तो अपन ने P बराबर मान लिया, यानी कि M की स्थिति को है हमने P पर ही मान लिया कि M P पर ही लगभग स्थित है। तो IP क्या है? P से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, प्रतिबिंब की बीच की दूरी को V से व्यक्त करते हैं, तो हो गया माइनस का V, लेफ्ट में है इसलिए माइनस। फिर हमने देखा त्रिभुज एक नजर आ रहा है OAM, तो यहाँ पे क्या जाएगा? tan अल्फा बराबर h, दूरी किसकी? वस्तु की, तो माइनस का U आ गया। अब अल्फा, बीटा और गामा तीनों के मान निकल करके आ गए। चलो तीनों के मान यहाँ पर रख देते हैं। कहाँ पे? इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने शिफ्ट किया, तो बीटा की वैल्यू अपने पास में थी कितनी? h बटे माइनस v, और यहाँ पे था आपके पास में n2, माइनस अल्फा की वैल्यू थी आपके पास में h बटे u, तो प्लस का हो गया h बटे u, और यहाँ पर था n1, बराबर में आपके पास था गामा, तो गामा की वैल्यू थी आपके पास में माइनस h अपॉन r, और अंदर आपके पास में था n2 माइनस n1। h इन दोनों से कॉमन है, और h इससे कॉमन है, h हो गया कैंसिल। अब आपके पास में बचा क्या? माइनस का n2 बटे v प्लस का n1 बटे u, और बराबर में माइनस का n2 माइनस n1 बटे r। नहीं बचा? माइनस से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी माइनस का भाग देते हैं, तो ये बन जाएगा n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। इस माइनस का पूरे में अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये निकल के आ गया किसी पृष्ठ के लिए सूत्र का अपवर्तन का सूत्र, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब एक चीज और समझ लेते हैं, एक मिनट हम करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। वो चीज क्या कि अगर मान लिया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो, n से व्यक्त कर रहे हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 बटे n1, जिसे अपन ने 1n2 लिखा, 1n2 को अपन ने n से व्यक्त कर दिया, मान लिया कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अगर हम इससे n1 कॉमन ले लें, कॉमन नहीं है, अगर मान लो ले लिया हमने n1 कॉमन, अगर ले लिया तो फिर इसके बटे में चला जाता है, n2 बटे n1 इंटू v हो जाएगा, इधर से अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें था, तो 1 बटे u हो जाएगा, और यहाँ पर n1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n2 बटे n1 माइनस 1 बटे r। ठीक है, इतना बच गया। तो अब इतना बचने के बाद में क्या हो गया आपके पास में? n1 से n1 कैंसिल हो गया, n2 बटे n1 क्या कहता था? n, तो n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे। डायरेक्टली अगर हमें कोई फार्मूला लगाना हो एक अपवर्तनांक को, या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर डायरेक्ट दिया है, तो हमारे पास में n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग अपवर्तनांक दिए हैं कि वायु का अपवर्तनांक इतना है और सघन माध्यम में उपस्थित अपवर्तनांक इतना है, तो फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के लिए फार्मूला।